हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं वो कितने टाइप का होता है। इसमें हमारे एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप कितने टाइप के होते हैं। तो एंटिटी में बेसिकली हमारे रिलेशनशिप यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं। मैंने आपको बताया, एक होता है यूनरी, दूसरा होता है बाइनरी और तीसरा होता है हमारा टर्नरी। ये 3 टाइप के हमारे पास रिलेशनशिप पाए जाते हैं। अब इसमें से आपको इस बार जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बाइनरी रिलेशनशिप। यूनरी को हम रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कहते हैं या पुनरावृत्ति रिलेशनशिप भी कहते हैं। अब हम जब बाइनरी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो ये खुद में 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है 1-to-1 रिलेशनशिप। जब किसी एंटिटी का केवल एक एंटिटी से रिलेशनशिप होता है, एक एंटिटी का सिंगल एंटिटी के साथ रिलेशनशिप होगा तो हम उसे 1-to-1 रिलेशनशिप कहते हैं। 1-to-many का मतलब है कि जब एक एंटिटी का, यानी कि 1-to-many का मतलब है कि जब कहीं सारी एंटिटी का एक एंटिटी से रिलेशनशिप होगा, है ना। जब क्या बोला गया है कि एक एंटिटी की एक से अधिक एंटिटी के साथ रिलेशनशिप में जुड़ा होता है तो उसे हम 1-to-many रिलेशनशिप कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा many-to-one रिलेशनशिप। जब कहीं सारी एंटिटीज़ मिलकर किसी एक ही एंटिटी से कनेक्ट होती हैं तो हम उसे many-to-one रिलेशनशिप कहते हैं। many-to-many रिलेशनशिप की जब बात की जाती है तो many-to-many का मतलब होता है कि कहीं सारी एंटिटीज़ का रिलेशन कहीं सारी एंटिटीज़ के साथ होता है। जब कहीं सारी एंटिटीज़ के साथ जुड़ती है तो उसे many-to-many रिलेशनशिप कहते हैं। यूनरी रिलेशनशिप, एक यूनरी रिलेशनशिप जिसे रिकर्सिव भी कहा जाता है, जिसमें रिलेशनशिप एक अलग कॉलम बनाया जा सकता है, एक अलग कॉलम बनाए जाएंगे जो उसी एंटिटी सेट की प्राइमरी की को दर्शाता है। मतलब एक कॉलम के अंदर, ये हमारा एक कॉलम है जिसमें कहीं सारी वैल्यूज़ है। अब किसी भी एक वैल्यू को हम क्या बना देंगे इसके अंदर, देखो एक वैल्यू है, हमने इसको लिया मेन वैल्यू। अब इस मेन वैल्यू का रिलेशनशिप दूसरी वैल्यू से, इसका अगली वैल्यू से, आगे नेक्स्ट वैल्यू से क्या रिलेशन है वो हमारा यूनरी रिलेशनशिप कहलाता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है 10। अब अगर मैं बात करूँ 10 का रिलेशनशिप, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख देते 5, 4, 11। तो 10 का अगर रिलेशनशिप की बात की जाए 5 से तो क्या निकलेगा, 10 इज़ ग्रेटर देन 5। अगर 10 की रिलेशनशिप 4 के साथ निकाली जाए तो 10 इज़ ग्रेटर देन 4। अगर मैं इसी 10 की रिलेशनशिप 11 के साथ निकालूंगी तो 10 इज़ लेस देन 11 आने वाला है। तो जब एक ही कॉलम के अंदर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को लेकर हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब उनके बीच रिलेशनशिप निकालते हैं, तो हम उसे यूनरी रिलेशनशिप कहते हैं। अब इसे हम फिर से पढ़ते तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अंदर मन में भी आया होगा कि यूनरी रिलेशनशिप किस टाइप से इस्टेब्लिश होगा। बाइनरी तो हम समझते हैं कि बाइनरी का मतलब है कि किसी दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप होगा। सो अब इसे देख लेते हैं, इसका क्या लिखा है वर्डिंग्स में। यूनरी रिलेशनशिप जिसमें रिकर्सिव भी कहा जाता है, रिकर्सिव भी कहते हैं, जिसमें रिलेशनशिप एक अलग कॉलम बनाया जा सकता है जो उसी सेट की प्राइमरी की को दर्शाता है। प्राइमरी की है मतलब एक को हम इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। यदि कि एक ही एंटिटी का प्रकार अलग अलग भूमिकाओं में एक रिलेशनशिप से अधिक बार भाग लेता है, मतलब एक रिलेशनशिप से बार बार भाग लेता है, तो ऐसी रिलेशन टाइप को रिकर्सिव रिलेशनशिप कहते हैं। टर्नरी रिलेशनशिप, एक टर्नरी रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप टाइप है जिसमें 3 टेबल के बीच many-to-many रिलेशनशिप भी शामिल किया जाता है। जब हम क्या करते हैं कि एक 3 टेबल के बीच में, एक 2 से ज़्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। एक टर्नरी रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप टाइप है जिसमें 3 टेबल के बीच many-to-many रिलेशनशिप को शामिल किया जाता है। ठीक है। ईआर मॉडल के ईआर मॉडल में कॉन्स्टिट्यूटल हिरार्चिकल तरीके से डेटाबेस एंटिटीज़ को व्यक्त करने की शक्ति होती है। मतलब कि कहीं सारे डेटाबेस के बीच में जब हमें रिप्रेजेंटेशन देना होता है तो कहीं सारे टेबल्स के बीच में, डेटा के बीच में रिलेशनशिप देने के लिए हमें टर्नरी रिलेशनशिप का यूज़ किया करना पड़ता है। ये 2 से ज़्यादा टेबल के बीच में या 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप को अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, और इसीलिए हम लोग टर्नरी रिलेशनशिप के अगर जब बल्क अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील करनी होती है तो यूज़ करते हैं। इसके बाद में जो हमें कंसेप्ट पढ़ना है उसका नाम है जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यीकरण। जैसे कि ऊपर बताया गया है, यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे कि ऊपर बताया गया,
कृत एंटिटी की प्रक्रिया जहाँ सामान्यकृत संस्थाओं में भी सामान्यकृत संस्थाओं के गुण होते हैं। देखो, कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। यहाँ पर एक सब 3 एंटिटीज़ हैं। ये तीनों एंटिटीज़ बेसिकली किससे बिलोंग करती है? फ्लावर से बिलोंग करती है। मतलब अगर रोज़ की बात की जाए तो ये भी एक फ्लावर है, डेजी तो ये भी एक फ्लावर है, लोटस तो ये भी एक फ्लावर है। तो इन सब में वो सारी क्वालिटीज़ होंगी जो एक फ्लावर में होती है। जैसे कि फ्लावर का एक कलर होता है, तो ये रोज़ का भी एक कलर होगा, डेजी का भी, लोटस का भी कलर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्मेल, आपको पता है कि सारे फ्लावर्स में एक फ्रेगमेंट आती है जिसको हम गुड स्मेल कहते हैं। तो हर फ्लावर की एक अपनी गुड स्मेल भी होगी। तो ये हमारा फ्लावर की क्वालिटी में आ गया। इसके अलावा अगर फ्लावर की बात की जाए तो फ्लावर में और क्या होती है? थोड़ी थोड़ी सी पत्तियाँ भी लगी होती है, उसके साथ टहनी भी होती है फ्लावर के साथ में। तो यहाँ पर ये फ्लावर की टहनी भी होगी, उसमें पत्तियाँ भी लगी होगी। ये सारे फीचर्स होंगे किसके अंदर? रोज़ में भी होंगे, डेजी में भी होंगे और लोटस में भी होंगे। तो इन तीनों से सामान्यीकरण का मतलब है कि हम सब में अपनी अपनी क्वालिटीज़ तो हैं। देखिए, सब में एक अपनी अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी है, सभी में अपने अपने एक अलग गुण तो है, लेकिन तीनों में अपने अपने अलग अलग गुणों के अलावा भी कुछ कॉमन यानी कि सामान्य गुण भी होते हैं। उन सामान्य गुण को निकाल कर एक क्लास बनाना, एक एंटिटी बनाना सामान्यीकरण कहलाता है। सामान्यीकरण में हम उनकी जो समान क्वालिटीज़ होती हैं, जो उनकी सामान्य तरीके से सेम क्वालिटीज़ होती है, उसको हम काउंट करते हैं। तो नॉर्मली हर फ्लावर में जो सामान्य क्वालिटी होती है, जो नॉर्मल क्वालिटीज़ होती हैं, वो अलग निकालना सामान्यीकरण कहलाता है। ठीक है, तो सामान्यीकरण का मतलब आपको समझ में आ गया। इसके बाद में है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन सामान्यीकरण का बिल्कुल विपरीत होता है। जैसा कि हमने सामान्यीकरण में क्या किया कि उनके अंदर जो सामान्य क्वालिटीज़ हैं उनको लेकर एक नई क्लास बनाई कि हाँ, ये क्वालिटी हम सभी में क्या होगी? सेम होगी। वैसे की वैसी स्पेशलाइजेशन में इसका बिल्कुल विपरीत किया जाता है। किसी भी स्टूडेंट के पास अपनी एक स्पेशल क्वालिटी है, टीचर के पास अपनी एक स्पेशल क्वालिटी है, और इन सब को मिला के क्या कहा गया? पर्सन कहा गया। तो अगर मैं इस तरह ग्राफ को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ती हूँ तो मैं इसको सामान्यीकरण कहूँगी, क्योंकि मैंने एक पर्सन बोला, टीचर है और एक स्टूडेंट है, और ये जो टीचर और स्टूडेंट है वो किस क्लास पे बिलोंग करते? पर्सन है। ये दोनों क्या है? इंसान है, पर्सन है। तो ये जो इस तरीके से उनकी सामान्य क्वालिटी की ओर ले जाता है जब ये ग्राफ, तो उसे हम सामान्यीकरण कहते हैं। लेकिन अगर वो उसकी स्पेशल क्वालिटी की तरफ आते हैं, जैसे कि पर्सन की अपनी क्वालिटी होती है, पर्सन की अपनी क्वालिटी होती है, स्टूडेंट की अपनी क्वालिटी, टीचर की अपनी क्वालिटी। लेकिन अगर हम पर्सन की जो क्वालिटी होती है, तो देखो, इंसान की जो क्वालिटी होती है वो एक स्टूडेंट में भी होगी, और जो क्वालिटी होती है वो एक टीचर में भी होगी। तो इस तरह इन सामान्य, लेकिन स्टूडेंट की अपनी क्वालिटी है और टीचर की अपनी एक अलग क्वालिटी है। तो जब हम उनके सामान्य गुणों की तरफ ले जाते हैं उसे सामान्यीकरण कहते हैं। लेकिन सामान्य गुणों को छोड़कर जब हम उनके इंपॉर्टेंट क्वालिटी पे आते हैं, जब हम उनकी मेन क्वालिटी में आते हैं, तो जब हम मेन क्वालिटी को स्टडी करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्पेशलाइजेशन। की स्पेशल क्वालिटी क्या है? कॉमन क्वालिटी तो है कि ये सब पर्सन है, तो इंसानों में जो क्वालिटी होती है वो तो है इनमें, लेकिन उसके अलावा इनमें जो इम्पॉर्टेंट या अलग से क्वालिटी है उसे हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। समझ आया आपको कि स्पेशलाइजेशन क्या होता है और जनरलाइजेशन क्या होता है? दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और दोनों का मतलब होता है कि हम किसी भी सामान्य और किसी भी स्पेशल क्वांटिटीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट करें। तो यहाँ पर हमारा ये कंसेप्ट स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन ख़त्म होता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं और इनहेरिटेंस के क्या होता है, इसे हम आगे स्टडी करेंगे।